हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको की इनकम टैक्स और जीएसटी जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों में आने हैं। चाहे वो आप यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो आपकी यूजफुल होंगी और दोनों में ही इस तरह के क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो जीएसटी से रिलेटेड वीडियो आज रहेगी जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएसटी के हैं वो सॉल्व करेंगे और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आगे इसी के पार्ट्स और आते रहेंगे, उसमें रहेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस आपके कवर हो जाएंगे। तो आज की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जरूर से एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में आप लोगों के लिए। तो लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जीएसटी के बारे में क्या होता है या बेसिक चीजें हैं जो मैं पहले ही आप लोगों को क्लासेस की वीडियो में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने बात जाना था कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। क्योंकि अप्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस पर लगाया जाता है वो व्यक्ति उसको न चुका करके कोई दूसरा व्यक्ति पर उसको डाल देता है, तो इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है ये। तो यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड आपके कई तरह के होते हैं, कई इसमें लगते हैं, कई दरें होती हैं, तो उससे से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। आईजीएसटी इज बिल्ड एज सून एज द स्टॉक इज डैश। स्टॉक के डैश होते ही आईजीएसटी का बिल भेजा जाता है। संघीय अंतर यूटी क्या हो जाता है, यूनियन टेरिटरी जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूज किया जाता है। अंतर्राज्यीय या फिर उपरोक्त सभी यानी कि फेडरल, इंट्रा यूटी या फिर इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो आईजीएसटी होता है किस तरह का सिचुएशन आने पर वो बिल जो होता है वो लगाया जाता है। तो आपको पता है जीएसटी जो अब लग रहा है उसमें आपका आ जाता है सीजीएसटी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है सीजीएसटी हो जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो एसजीएसटी हो जाता है, और थर्ड हो जाता है जो आपका इंटीग्रेटेड हो जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाता है, तो उसको आईजीएसटी बोला जाता है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर यूटीजीएसटी लगता है आपका। तो इस तरह से टैक्सेस लगाए जाते हैं जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसमें। तो पहले 3 पार्ट में था लेकिन अब 4 पार्ट में हो चुका है। अब आईजीएसटी के बारे में जो पूछा गया है इसके बारे में, तो कब लगता है, जब फेडरल होता है, संघीय हो जाता है। यहाँ पर कई चांस क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि इंडिया में जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो सबसे पहले जो थॉट आया था कि जीएसटी होना चाहिए वो 2000 में आया था, लेकिन उस पर बहुत सी चीजें रही। एक समिति गठित की गई, इससे रिलेटेड केलकर समिति थी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी जो है वो किसकी सिफारिश पे लगा, तो उसके लिए केलकर समिति थी, उनकी सिफारिश पर जीएसटी जो था वो समिति गठित की गई थी। उसके बाद जीएसटी बिल पारित हुआ था संसद में, उसके बाद जीएसटी लगा था। तो कौन सा संशोधन है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 122वां अमेंडमेंट था जहां पर ये रखा गया था कि जीएसटी से रिलेटेड इस तरह का होना चाहिए संशोधन संविधान में, और पारित जो किया गया था वो 101वां संशोधन था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन सा संशोधन था। तो 101 जो अमेंडमेंट था उस अमेंडमेंट में आपका जीएसटी बिल जो था वो पारित किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा डायरेक्ट जाता है कि कौन सा संशोधन था। 101 में था। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 122 और 101 में, क्योंकि यहाँ पर जो 101वां 101 संशोधन जो था अमेंडमेंट किया गया था वहां से जीएसटी जो था आपका इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस डेट से जो था वो पूरे इंडिया में लागू हुआ था, भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो था वहां पर ये लागू नहीं किया गया था। जेएनके में 1 जुलाई 2017 को लागू नहीं किया गया था, वहां पर ये बाद में लागू किया गया है। और कब लागू किया गया है, कब वहां पर इफेक्टिव हुआ है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि कब हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो 1 जुलाई, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका 1 जुलाई 2017 ही आंसर रहेगा। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द बिलो टैक्सेस इज इंक्लूडेड इन द जीएसटी। यहाँ पर नीचे दिए गए करों में से कौन सा जीएसटी में शामिल है, कि कौन से ऐसे टैक्स हैं जो इसमें जीएसटी में शामिल किए गए। क्योंकि आपको पता है पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस रखते थे और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत से अलग अलग लगाते थे। स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती थी और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिला करके जो है जो जीएसटी में जितने टैक्सेस हैं वो आए हैं।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस को, उनको मिला करके जीएसटी अब बनाया गया है, एक टैक्स जीएसटी लगाया जाता है। तो उसमें कौन कौन सा टैक्स इंक्लूड है? सेंट्रल सेस टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स उसे कहते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर ये तीनों ही टैक्सेस जो हैं वो आएंगे जीएसटी के दायरे में या जीएसटी में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। टोटल जो है वो 17 टैक्सेस हैं जीएसटी में। टोटल अगर हम बात करें कि कितने टैक्स शामिल हैं तो 17 टैक्सेस जो है उनको जोड़ करके जीएसटी जो था वो बनाया गया था। इसमें से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के 9 टैक्सेस थे और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके 8 टैक्स थे। उन दोनों को जोड़कर 17 टैक्स बने और इन 17 टैक्सों को से एक टैक्स जो निकल करके आया वो जीएसटी कहलाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मतलब सारे कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स एक्सेप्ट। जीएसटी सभी सेवाओं वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है सिवाय मानव उपभोग के लिए बनाई गई जो लिक्वर है यानी कि शराब है, तंबाकू, स्वास्थ्य सेवा और उपरोक्त सभी। तो जीएसटी जो है सब पर लगाया गया है किसी एक सर्विस या गुड्स को छोड़कर, जो आपके दे रखे हो सकता है तीनों को ही छोड़ा गया हो। लिक्वर इंटेंडेंट फॉर ह्यूमन जो मतलब कहने का है कि ह्यूमन यूज के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो लिक्वर यूज किया जाता है उसको छोड़कर। टोबैको, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑल ऑफ दैट। तो जीएसटी जो नहीं लगाया जाता है वो आपका किससे नहीं लगाया जाता है? जो ह्यूमन यूज के लिए अल्कोहल का ह्यूमन कंजप्शन के लिए अल्कोहल यूज किया जाता है तो वहां पर उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर मेडिसिन के लिए यूज किया जा रहा होगा अल्कोहल को तो वहां पर उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन इंजेक्शन यानी कि या फिर ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज किया जा रहा है तो वहां पर जीएसटी लागू नहीं होता। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। टोबैको पर भी लगता है और हेल्थ केयर सर्विसेज पर भी जीएसटी आप देते हैं। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नेटवर्किंग जीएसटीएन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। उत्पाद और सेवा नेटवर्किंग जीएसटीएन, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्किंग इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो इसमें कौन सी एक्टिविटीज या गतिविधियां शामिल होती हैं? फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण की सुविधा, रिटर्निंग द पैकेज टू द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पैकेज को संघीय और राज्य सरकारों को वापस करना, जीएसटी कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट, जीएसटी गणना और निपटान। तो इसमें जीएसटीएन जो है इसमें क्या क्या चीजें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही आ जाएंगी, रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी भी आ जाएगी और फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्निंग भी आती है, जीएसटी कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट भी आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टर्म टोल रेवेन्यू वुड नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। कुल राजस्व शब्द में निम्नलिखित आइटम शामिल नहीं होंगी। इनवार्ड डिलीवरीज दैट आर टैक्स ऑन एन इफेक्टिव पेमेंट बेसिस, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, पर्सन विद द वेरी सेम पैन एड्रेस सप्लाइंग अक्रॉस स्टेट लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू की बात की जा रही है उसमें कौन सा आइटम जो है उसको इंक्लूड नहीं करना। आवक डिलीवरी जिस पर प्रभावी भुगतान के आधार पर कर लगाया जाता है, छूट वाली आपूर्ति, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात, राज्य की सीमाओं के पार आपूर्ति करने वाले एक ही पैन पते वाले व्यक्ति, उनका पैन एड्रेस सेम होगा और वो इंडिया की स्टेट जो है किसी राज्य की सीमाओं की बाउंड्रीज के बाहर जो है सप्लाई कर रहे होंगे, तो वहाँ पर इसको शामिल हम नहीं कर रहे हैं। जब हम रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर आपका जो इनवार्ड डिलीवरीज होती हैं, आवक डिलीवरी जिसको प्रभावी भुगतान के आधार पर कर लगाया जाता है, उसको इसमें उस आइटम को इसमें शामिल नहीं किया जाता। टोटल रेवेन्यू को जोड़ा जा रहा होगा जीएसटी के अंदर। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो आर जीएसटी एडवांटेजेस, नीचे देखिए कौन से जीएसटी के लाभ हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो जीएसटी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन कौन से इसमें शामिल किए जाएंगे। अभी इंडिविजुअल अलग अलग भी पूछ सकता है, इजी क्वेश्चन कर सकता है और इस तरह से भी बन के आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा लेवल जो है अप रखना हुआ एग्जामिनर को तो हर तरह से क्वेश्चंस को तैयार करिए जिससे कि पेपर जैसा भी आता है आप उसके लिए प्रिपेयर हो। यहाँ पर जीएसटी के लाभ कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सिंगल नेशनल मार्केट, एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना,
स्ट्रेटनिंग द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत करना, लेजिंग द बर्डन ऑफ कंफर्मिटी ऑफ टैक्स पेयर्स, करदाताओं पर अनुरूपता का बोझ कम करना, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकारी राजस्व में वृद्धि, डुअल टैक्सेशन एज वेल एज डबल टैक्सेशन आर इलिमिनेटेड, दोहरे कराधान के साथ साथ दोहरे कराधान को समाप्त भी करना। तो यहाँ पर जीएसटी के क्या क्या लाभ होते हैं, तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को एक तरह से समझ लीजिए मिला करके जीएसटी बनाया गया है। इसके हम लाभों की बात करें तो पहला पॉइंट जो कह रहा है एकल बाजार की स्थापना, करेक्ट हो जाएगा कि इसमें एकल बाजार एक कंप्लीट एकीकरण कर दिया जाता है। इस तरह से समझ लीजिए कि अलग अलग नहीं हो रहते हैं, एक एकीकरण दे दिया गया कि चार तरह के जो गुड्स जितने भी हैं टोटल 5,000 से ज्यादा गुड्स हैं जो जीएसटी में शामिल किए जाते हैं, तो वहाँ पर सबको एक अलग अलग दे दिया 5%, जैसे कि इसकी जो दरें होती हैं 12% है, 18%, 28%, इस तरह से। तो वहाँ पर एक एकीकरण रूप हो गया कि अलग अलग नहीं है कि यहाँ पर इतना लगेगा या किसी और राज्य में उतना लगेगा। तो ये एक आपका जो है हो जाएगा एडवांटेज। दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत करता है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है वहाँ पर ये इसको मजबूत करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। करदाताओं पर अनुरूपता के बोझ को कम करता है कि यहाँ पर अनुरूपता का बोझ का मतलब क्या है कि टैक्स पेयर्स की कंफर्मिटी को कम करेगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये टैक्स जो होता है इसका बोझ आकर के फाइनली कंज्यूमर पर ही पड़ता है। जो टैक्स पेयर हम लोग हो जाते हैं उनके बोझ को ये किसी तरह से कम नहीं करता, क्योंकि जीएसटी हम लोग हर चीज पे दे रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो लगभग हर चीज को, सभी चीजों को शामिल कर लिया गया है जीएसटी के दायरे में, तो हम लोग हर चीज पर टैक्स पे कर रहे हैं, तो बोझ को कम नहीं कर रहा, उल्टा जीएसटी से आज के टाइम में वो दरें इतनी बढ़ा दी गई हैं। आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो मोस्ट सबसे ज्यादा भारत में जीएसटी सबसे बहुत देर में लगाया गया है। बहुत से देश जो थे जीएसटी ऑलरेडी यहाँ लगाया जाता था पहले से, इंडिया में बहुत बाद में लगाया गया, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो हाईएस्ट टैक्स रेट है, जो 28% यहाँ पर जो इसकी रेट है हाईएस्ट वाली, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक दर से जीएसटी वसूला जाता है। तो समझ लीजिए किसी चीज पर 28%, जैसे यानी कि 100 रुपए की कोई चीज है उससे आप 28 रुपए सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं जीएसटी, तो इस वजह से वो चीज बहुत महंगी हो जाती है। जब आप मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं तो एक बार उसका जीएसटी देखा करिए कितना आपने बिल में ऐड किया हुआ है। इस वजह से क्या होता है कि वस्तुएं बहुत महंगी हो गई, जो एक 100 रुपए की चीज जब आपको मिल रही है 128 की, सिर्फ जीएसटी लागू होने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जैसे कि 28% जो है वो मोस्टली जो लगता है वो लग्जरी गुड्स पर ही लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि हाईएस्ट रेट है पूरे वर्ल्ड में ये 28%, तो ये बोझ को कम नहीं करता। सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और दोहरे कराधान यानी कि जो अलग अलग एक थे कि जो है बार बार जो कर पे कर लगता था, तो उसको भी समाप्त कर, जिसको कैस्केडिंग बोला जाता है कि करों पर दोबारा से जिससे आपने टैक्स दे दिया है उसको दोबारा से टैक्स लग जाता था। जब जैसे कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु को बेचने जा रहे हैं तो अपने राज्य में भी कर दे रहे हैं, दूसरे राज्य में भी कर दे रहे हैं, तो टैक्स पर टैक्स लग जाता था। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि कैस्केडिंग बोलते हैं उस इफेक्ट को, उसको भी कम करता है, तो ये अलग भी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से सही हो गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ये आपके सी ऑप्शन जो है वहां पर दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट भी आपने समझ लिया, हाईएस्ट रेट भी समझ लिया, एक क्वेश्चन ये भी बन के आ गया कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेट पर जीएसटी लगाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what below would be included in the description of goods under Article 2, Section 52 of the GST Act, CGST Act 2017। CGST अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 2 की उपधारा 52 के तहत माल के विवरण में क्या शामिल है, यानी गुड्स में क्या शामिल किया जाता है, किन चीजों को गुड्स माना जाता है। मनी, ऑक्शनेबल क्लेम, करवा योग्य दावा, सिक्योरिटी सुरक्षा, ग्रोइंग क्रॉप, फसल उगाना। तो जब बात माल की या गुड्स की जा रही है तो इसमें कौन सी चीजों को शामिल किया जा रहा है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें जो होती हैं जो कि शामिल की जाती हैं, तो यहाँ पर जो मनी है उसको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ऑक्शनेबल क्लेम जो होते हैं शामिल किए जाते हैं। सिक्योरिटी नहीं आएगी लेकिन ग्रोइंग क्रॉप्स आती हैं, तो यहाँ पर सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर में है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी पॉइंट्स में बता रही हूँ उसको नोट्स बना लीजिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
A supplier that consists of two or even more services would be classified as the provision that describes the variables that are subject to a higher rate of taxation. एक आपूर्तिकर्ता जिसमें दो या उससे भी अधिक सेवाएं शामिल हैं उसे उस प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जो उन शर्तों का वर्णन करता है जो कराधान की उच्च दर के अधीन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक आपूर्तिकर्ता यानी कि जो एक सप्लायर होता है जिसने दो या दो से ज्यादा जो है वो सर्विसेज उसके दी हैं या शामिल है उसकी जो भी आपूर्तिकर्ता है उसमें, तो वहां पर उस प्रावधान के रूप में इसे किस तरह से जो वर्गीकृत किया जा रहा है कि हायर रेट ऑफ टैक्सेशन उस पर जो है चार्ज हो रहा है, तो उसे किस तरह से देखा जाता है। जैसे कि कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इम्प्लीमेंट हो जाता है, दोनों लग जाता है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा या क्या कहते हैं तो आपका मिक्स हो जाता है मिश्रित। यहाँ पे ये जो होगा आपका यौगिक होगा, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं कंपैरिजन टू हिंदी। तो पेपर में एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों को देख लिया करिए, क्योंकि अगर आपने हिंदी अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि चेंज करके इंग्लिश में एक बार देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इंग्लिश में तो नहीं होता चेंज बाद में हिंदी में, लेकिन हाँ हिंदी में है तो इंग्लिश में चेंज हो जाता है। और अगर आपका ऑफलाइन पेपर है तो वहाँ पर तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलती है, तो एक प्लस पॉइंट रहता है ऑफलाइन में ये चीज, तो दोनों चीजें आपको मिल जाती है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों देख लिया करिए, और फाइनल जो सही माना जाता है वो इंग्लिश वाला ही माना जाता है, तो ये भी ध्यान में रखा करिए। कभी कभी डिजिट्स जो हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला जो दे रखा है उस मीडियम को ज्यादा करेक्ट माना जाता है, तो उसको भी एक बार जरूर देख करके आंसर लगाया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी वाज टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको कम करना था। कराधान का व्यापक प्रभाव, कर से बचाव, कर चोरी, अप्रत्यक्ष कर, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी मैंने बताया था कि जो जीएसटी है वो क्या रिड्यूस करता है। जो करों के ऊपर कर लग जाते थे एक बार, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बेचा जा रहा है तो एक राज्य जो से एक स्टेट जो है जब दूसरे स्टेट को बेचेगा तो जितने पे बेच रहा हो जितना उसको टैक्स देना पड़ा उसको प्राइस में इंक्लूड कर देता है। उसके बाद वो जब दूसरे राज्य को बेचता है तो उस टैक्स उसमें जुड़ा रहता है, तो फिर दूसरा राज्य भी उसमें टैक्स लगा करके आगे उसको सेल करता है, तो वहाँ पर टैक्स पर ही टैक्स लग जाता है। उस प्रभाव को कम करने के लिए जो था वो जीएसटी जो आया, तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं, उसे कैस्केडिंग कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट ड्यूटीज आर टैक्सेस ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। अंतर राज्य आपूर्ति पर कौन से शुल्क कर है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट दो चीजें होती है, एक इंटर स्टेट होता है, एक इंट्रा स्टेट होता है। तो हम इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं तो एक राज्य के अंदर ही, जैसे कि अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में जो है बेचा जाएगा तो वो हो जाता है आपका इंट्रा स्टेट। और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है, जैसे कि यूपी से अगर हम राजस्थान की बात कर ले, अगर यूपी से राजस्थान में कोई सेल की जा रही है तो ये आपको क्या हो जाता है, इसे इंटर स्टेट बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या जो है क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वहां पर अक्सर बच्चे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ अगर बात यूपी की जाएगी इंट्रा स्टेट है, यूपी से राजस्थान में अगर हम सेल कर रहे हैं तो इंटर स्टेट हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज में कौन कौन से टैक्स लगते हैं, तो यहाँ पर आपके जब एक राज्य के अंदर ही है तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आ जाता है। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लगता है और जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इंट्रा स्टेट में ही है तो फिर यहाँ पर एसजीएसटी सॉरी सीजीएसटी क्यों लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्यों लग रहा है, लेकिन दोनों को कभी कभी इम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल अनाउंस द रेट ऑफ टैक्सेशन टू बी इम्पोज्ड अंडरनेथ द सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी अधिनियम के तहत लागू सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कराधान की दर की घोषणा कौन करेगा, संघीय सरकार, राज्य प्रशासन, जीएसटी आयोग, केंद्र और राज्य जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का पालन करते हुए, यानी कि द फेडरल गवर्नमेंट या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जीएसटी कमीशन या फिर सेंट्रल एंड स्टेट फॉलोइंग द जीएसटी काउंसिल प्रपोजल। कौन करता है, जो टैक्सेशन रेट इसमें रहती है आपकी जीएसटी के अंतर्गत उसे कौन अनाउंस करता है, तो उसे जो अनाउंस करता है वो जीएसटी काउंसिल जो होती है वो करती है, और उसी को ही पालन करती है केंद्र और राज्य या फिर
सरकारें जो होती हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करती है किसको, जीएसटी काउंसिल के प्रपोजल्स को। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड। भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है जिसे अपनाया गया है। यूके, कनाडा, यूएसए, जापान, यानी कि हमारे इंडिया में जो टैक्स लग रहा है जीएसटी वो किस मॉडल पे आधारित है, वो डुअल मॉडल पे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारे इंडिया में जो जीएसटी लग रहा है वो किस मॉडल पे, क्योंकि एक नेशनल मॉडल होता है, स्टेट मॉडल होता है और आपका डुअल मॉडल होता है। और इंडिया में जो जीएसटी लगता है वो डुअल मॉडल पे लग रहा है, दोहरा जो होता है मॉडल उस पे लगाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है इसका। किसके फॉलो कर रहा है या कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो इसे कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक कमेंट इससे पहले की वीडियोस में मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया था, तो एक कमेंट आया था, तो वहां पर वो क्वेश्चन ये था कि कौन सबसे पहले जो था वो कहाँ लगाया गया था। तो सबसे पहले जो जीएसटी लगा था, फर्स्ट टाइम जो जीएसटी लगाया गया था वो आपका लगा था फ्रांस में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट जीएसटी जो लगा था जिस देश में वो था फ्रांस आपका। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो वो कनाडा है। तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पर ना रखिए, कोई क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट जीएसटी जो लगाया गया था, पहली बार जो दुनिया में जीएसटी लगाया था जिस देश ने, वो फ्रांस था, और इंडिया जहाँ से अडॉप्ट कर रहा है वो कनाडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रिफर्स टू। जीएसटी के तहत मूल्य संवर्धन से तात्पर्य है एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, टैक्स प्लस प्रॉफिट। ऐसे कि अभी बात जो मैं बार बार टैक्स राइडिंग की कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगी कि जीएसटी में जो कहा जाता है कि जो वैल्यू एडिशन की जा रही है सिर्फ उस पर ही जीएसटी लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सिर्फ हम व्यय कर रहे हैं और उसमें जो लाभ है उसके पर लग रहा है, लागत जो है और उसमें लागत पर ही कर लग रहा है, या फिर लागत के साथ जो लाभ है उसको जोड़कर कर लग रहा है, या फिर जो कर है उस पर जो लाभ है उस पर ही सिर्फ कर लग रहा है। तो यहाँ पर जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा गया जब कोई भी सामान को, तो वहां पर जितना एक्सपेंसेस उसने किए हैं और जितना उसको प्रॉफिट हुआ है, उस दोनों को जोड़कर उस पर जो टैक्स लगता है सिर्फ उस पर ही जीएसटी लगाया जाता है। जो पहले की लागत आई है या जो कुछ भी है उसको ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है, तो उस पर जीएसटी दोबारा से नहीं लगता है। तो यही है कि दोहरे कर आरोपण को रोका जाता है कि जिस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं उस पर हम ना लगाएंगे। जो एडिशन किया जाएगा, जो वैल्यू एडिट की जा रही है, जितना एक्सपेंस और किया जा रहा है, जितना प्रॉफिट और हो रहा है, हम सिर्फ उस पर ही जीएसटी आगे लगाएंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में इसे समझने में काफी प्रॉब्लम भी आई थी, जिस वजह से काफी विरोध भी किया गया था स्टार्टिंग में जीएसटी का। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि सन 2000 से इसकी जो शुरुआत की हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट होते होते 2017 आ गया। मान लीजिए कि 17 साल लगे उस चीज को पूरा कंबाइन होने में। पहली विचारधारा की बात हो रही कि सन 2000 से शुरू हुई थी। इसके बाद सन 2014 जो था, तो 2014 में ये चीज कही गई थी कि इसको आगे लाया जाएगा, इस पर काम किया जा रहा है, इसको आगे लाया जाएगा। तो 2016 में ये पारित हुआ था और 2017 से ये लागू हुआ था। तो सारी डेट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज इनटू जीएसटी इज। वह कर जिसे जीएसटी में विलय नहीं किया गया है, काउंटरवैलिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, परचेज टैक्स। जैसे कि मैंने बताया कि 17 टैक्सेस थे जिनको जोड़कर जीएसटी बनाया गया था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो लगाए जाते हैं और जो अभी नहीं हटाए गए हैं, समाप्त नहीं किए गए हैं। कौन से वो टैक्स हैं, तो काउंटरवैलिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और परचेज टैक्स, इन तीनों को तो जोड़ दिया गया है, लेकिन जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो आज भी लगाई जाती है। क्योंकि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, दूसरे देशों से हम जो है सामान को मंगा रहे हैं, वहां पर अपना सामान जाकर के सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगाई जाती है वैसे ही। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको नहीं हटाया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी और बेसिक एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, ध्यान में रखिएगा। एडिशनल को हटा दिया गया है, एडिशनल जीएसटी में चली गई है, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी और बेसिक एक्साइज ड्यूटी दोनों आज भी लगाई जाती हैं। तो बेसिक शब्द अगर जुड़ा है तो वो आपका जीएसटी में नहीं आएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें जहाँ पर आपको ध्यान देना है। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द कोरम ऑफ जीएसटी काउंसिल इन टर्म्स ऑफ इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स। सदस्यों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीएसटी परिषद का कोरम है, 1/3, 3/4, 1/3, सॉरी 2/3 या फिर 1/2। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठकें होती हैं तो वहाँ पर एक कोरम होता है
कोरम आपने जो है कंपनीला में मैंने आपको बताया भी हुआ है, गणपूर्ति जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसके बारे में कि क्या होता है कि कोई भी संकल्प पारित होने के लिए रेजोल्यूशन जो होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पर एक संख्या होती है जो होनी चाहिए, उसी को ही कोरम कहा जाता है, गणपूर्ति कहा जाता है बैठकों के होने के लिए। तो जीएसटी काउंसिल में बैठक के होने के लिए कोरम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो वो कोरम हो जाता है 1/2, 50% होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो टोटल इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो आपके, इसमें टोटल आपके कितने होते हैं, टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें इस काउंसिल में, तो टोटल मेंबर्स जो हैं वो चेंज भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपडेट भी रहिएगा आप लोग। 33 मेंबर्स रहते हैं। तो 33 में अगर पूछा जाए कि कितने आपका कोरम रहेगा, तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 16.5 आएगा, तो जो कि 16.5 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कोरम अगर कहें तो 1/2 का मतलब हो जाता है कि 17 मेंबर्स जो होते हैं वो इसका कोरम हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इससे वीडियो को बनाने में काफ़ी मैंने ये चीज़ का ध्यान रखा है कि लगभग जितना जीएसटी का इंपॉर्टेंट पोर्शन वो आपका कवर हो जाए, तो इसके लिए लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। As far as GST decisions are concerned, there can't be any decision without collaboration of center and state to ensure that decisions of GST Council will be based on the following majority of the votes cast. जहाँ तक जीएसटी निर्णयों का सवाल है, केंद्र राज्यों के सहयोग के बिना कोई निर्णय नहीं हो सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी परिषद के निर्णय निम्नलिखित मतों के बहुमत पर आधारित होंगे। 2/3 of votes cast, 1/2 of votes cast, 3/4 of the votes cast या फिर none of these। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीएसटी के जो निर्णय लिए जाते हैं, तो वहाँ पर केंद्र और राज्य जो सरकारें हैं मिल करके उनके बिना कोई निर्णय नहीं होगा, सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी परिषद के निर्णय जो है निम्नलिखित मतों के बहुमत पर, यानी कि कितना बहुमत होना चाहिए, कितने मत पड़ने चाहिए वहां पर, तब माना जाएगा या तब वो निर्णय जो होते हैं, डिसीजन जो होते हैं वो पास होते हैं। यहाँ पर कितने होते हैं, 3/4 ऑफ वोट कॉस्ट। यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो डाले गए मत हैं, जितने भी वोट डाले गए उनका 3/4 जो होता है होना चाहिए, तभी वो पास होते हैं। तो 3/4 को आप 75% भी कह सकते हैं कि जितने भी डाले गए मत हैं उनका 75% अगर फेवर में होता है, तभी वो जो निर्णय होते हैं, डिसीजन जो होते हैं वो पारित होते हैं। तो 75% भी लिखा हो सकता है या 3/4 भी लिखा हो सकता है। ध्यान से रखिएगा कि क्या आपको करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखनी है दोनों चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन जीएसटी काउंसिल विल बी ऑन द फॉलोइंग वेटेज। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार का वोट निम्नलिखित वेटेज पे होगा। और यहाँ पर अभी आपने ये तो समझ कि टोटल कितना होता है, 3/4 होता है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें कुछ हिस्सा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना वेटेज होता है वोट्स का, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितना हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1/3 होता है। ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1/3 जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका 1/3 है, तो स्टेट गवर्नमेंट का कितना पोर्शन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When a GST dealer in Haryana sells a product to a GST dealer or customer in Punjab, the tax collected is। जब हरियाणा में एक जीएसटी डीलर पंजाब में एक जीएसटी डीलर या ग्राहक को कोई उत्पाद बेचता है, तो एकत्र किया गया कर है एसजीएसटी, सीजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड से मतलब है आईजीएसटी। अच्छा, ये भी स्पेशली पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आई की मीनिंग क्या है, ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि आईजीएसटी में आई की फुल फॉर्म क्या है। तो आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड कहा जाता है उसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि कोई जीएसटी डीलर है हरियाणा का और वो क्या कर रहा है, वो पंजाब जो है, पंजाब का जो जीएसटी डीलर है उसको सेल कर रहा है, तो वो टैक्स जो कलेक्ट किया जाएगा वो कौन सा टैक्स होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो आपका कौन सा टैक्स हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्योंकि आपके यहाँ पर दो स्टेट हो रहे हैं, हरियाणा और पंजाब। एक ही स्टेट के अंदर होता तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता, लेकिन यहाँ पर हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग राज्यों की बात हो रही है, तो कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली अ टैक्स कैन आइदर बी ओरिजिन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड,
goods and services tax is significantly different tax from earlier system as it is. मूल रूप से एक कर या तो मूल आधारित या गंतव्य आधारित हो सकता है। मानव सेवा कर पहले ही प्रणाली से काफी अलग कर है, क्योंकि ये मूल आधारित कराधान है, गंतव्य आधारित कराधान है, आपूर्ति खपत दोनों आधारित है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो है वो किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है आपका। ऑरिजिन बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो सिंपल से ये चीज याद रख लीजिए आप इस वर्ड को, डेस्टिनेशन बेस्ड है, गंतव्य आधारित कर है, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गंतव्य आधारित का मतलब ये कि जहाँ पर भी जो गुड सेल की जा रही है, जहाँ पर वो पहुंच रही है, वहां पर उसको लगाया जाता है, वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड कहलाता है, ना कि ओरिजिन बेस्ड। ओरिजिन में जहाँ पर बनाई गई होती है वहां पर देना पड़ता है, और जो आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ पर डेस्टिनेशन है, जहाँ पर वो पहुंच रहे हैं, वहां पर जीएसटी लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो लगभग सारे ही पॉइंट जो थे इंपॉर्टेंट वो मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एंड तक आपने देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट्स बना लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियोज भी आएंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।